नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर टेट की इस शानदार और जानदार क्लास में। आज हम जो क्लास है ये हमारी मनोविज्ञान को लेकर चर्चा थी। अब मनोविज्ञान जो है थोड़ा विषय जो है सब्जेक्ट टफ लगता है, क्योंकि इसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक जो एकेडमिक हमने पढ़ाई की है उसमें इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको समझना बड़ा आसान है। क्योंकि इसलिए समझना आसान है क्योंकि ये मन का विज्ञान है, यानी हमारे ऊपर आधारित विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो वो सारी चीज़ें की बात करें, और जब ऐसी बात करते हैं तो अपने आप को समझना आसान होता है। बस थोड़ा होता है शांति से अपने बारे में सोचना और विचार करना। तो बात कर लेते हैं इस मनोविज्ञान के सामान्य परिचय की बात कर लें। मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान का परिचय। अब मनोविज्ञान के परिचय की बात करें, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये मनोविज्ञान पहले था। जैसा वर्तमान रूप में हम जिस रूप में मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं वैसा हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले मनोविज्ञान विषय नाम का कोई विषय ही नहीं था, साइकोलॉजी नाम का विषय नहीं था। लेकिन इतना कह देने मात्र से मेरे ये नहीं हो जाता कि इस प्रकार जो आजकल विचार किए जाते हैं, मनुष्य के बारे में बात की जाती है, उनके उत्थान के बारे में बात की जाती है, ये चर्चाएं पहले ना होती हों। चर्चाएं तो पहले भी होती थी पहले, लेकिन जो चर्चाएं करते थे वो दार्शनिक लोग करते थे। यानी मनोविज्ञान पहले जो था किसका, दर्शन शास्त्र का विषय था। दर्शन शास्त्र का विषय था और मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का विषय था। तो ये आपको पहला तथ्य यहाँ से मनोविज्ञान के। अब पहला अगर दर्शन शास्त्र का विषय था तो मन में आपके एक विचार आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए कि अगर दर्शन शास्त्र का विषय था तो सबसे पहले किसने शुरुआत की। तो हम बात करें अगर ईसा पूर्व 5वीं सदी पे अगर नज़र डालें तो एक दार्शनिक हुए सुकरात। अब सुकरात के बारे में काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं, आपने सुनी भी होंगी। तो सुकरात को क्या जहर का प्याला पिलाया गया था। तो उस स्थिति में क्या था, सुकरात को जब सुकरात के विचारों से ज़्यादातर युवा बहुत प्रभावित थे तो वहाँ जो है उनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद कर दिया। उनके शिष्य थे जो प्लेटो, उन्होंने उस जेल से निकालने की बहुत कोशिश की और सारी तैयारी भी हो सकी थी और कहा था कि गुरुदेव चलो यहाँ से निकल चलते हैं। तो सुकरात ने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं भाग गया तो कि मैं अपने शरीर की रक्षा कर पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे जहर का प्याला पिला भी दिया और मृत्युदंड मुझे प्राप्त भी हो गया तो मेरे विचार हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो दो ही स्थिति में दो में से किसी एक को बचा सकता हूँ, या तो अपने शरीर को या अपने विचार को। इसलिए मैं अपने शरीर की मृत्यु जो है स्वीकार करता हूँ, पर अपने विचारों की मृत्यु को स्वीकार नहीं करता हूँ। ऐसे महान दार्शनिक थे सुकरात। और सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य है, सुकरात ने कहा कि मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। अब मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। अब आपके मन में अगर आप इस पर थोड़ा विचार करें कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जीवन में जो भी दुख तकलीफ जो भी हैं वो हर व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में ही है। लेकिन अगर अब वास्तव में हम गहराई से नज़र डालें, ये जीवन के दुख तकलीफ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की मानसिकता के कारण या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पहुंचाई गई उसे जो ठेस है, जो उसे अत्याचार किया, उसी के कारण ये दुख उन्हें पहुंचता है। तो अगर मनुष्य मनुष्य का अध्ययन करेगा और अपनी ही प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेगा तो निसंदेह है मनुष्य के दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए सुकरात महोदय ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। अब इस सुकरात के जो एक शिष्य थे उनकी बात कर लेते हैं, प्लेटो। इनका अगर समय की बात करें तो ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं सदी का जो समय था। प्लेटो ने कहा, ठीक गुरुदेव जी के विचार से अच्छे प्रभावित थे। प्लेटो कहते हैं ठीक है गुरुदेव, आपने जो कहा, आपने विचार जो दिए, देखो ये समझाने की दृष्टि से है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ऐसा कहा होगा या नहीं कहा होगा उसकी बात है, लेकिन आपको इस प्रकार अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ। प्लेटो बोले अपने गुरुदेव से, सुकरात से, ठीक है गुरुदेव आपने जो भी कहा अच्छी बात है, आपने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य
ये तीनों जो हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ईश्वर, प्रकृति व मनुष्य, ये जो हैं एक दूसरे से बंधे हुए, यानी इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ईश्वर ने ही प्रकृति का निर्माण किया है और ईश्वर ने ही मनुष्य का निर्माण किया है, और मनुष्य में प्रकृति मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, छित जल पावक यानी पृथ्वी आकाश, वो सारी चीजें। अब प्रकृति मनुष्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस मनुष्य में जो है आत्मा पाई जाती है, मनुष्य में क्या पाई जाती है? आत्मा पाई जाती है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात सब कुछ मौजूद रहता है, लेकिन प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जिसे आत्मा इन्होंने नाम दिया है, आत्मा पाई जाती है। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये इन्होंने प्रसिद्ध कथन इन्होंने दिया, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। हमें इस कथन को इसी रूप में याद रखना है कि प्लेटो ने क्या कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आगे जो गुरु शिष्य की परंपरा है बढ़ती रहती है। आगे आ जाते हैं इनके शिष्य अरस्तु। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जो हैं, अरस्तु ने अगर अरस्तु के कार्यकाल की बात करें, 4वीं सदी, इसके बाद का जो समय है वो अरस्तु का है, यानी 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व का जो समय वो अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा, ठीक है गुरु, आपने कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन इन्होंने एक बेहतरीन काम किया मनोविज्ञान में, कि मनोविज्ञान के लिए, यानी आप कह सकते हैं दर्शन, उस समय के दर्शन शास्त्र के लिए, कि आत्मा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र में प्रारंभ कर दिया, दर्शन शास्त्र में प्रारंभ कर दिया। और जब आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र में प्रारंभ किया तो यही जो अध्ययन था, यही जो है आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बना। ये आधुनिक मनोविज्ञान का क्या बना? आधार बना। आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बना, यानी मनोविज्ञान के विषय में लोगों ने सोचना प्रारंभ। अब आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बना, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान, या आप कह सकते हैं प्राचीन मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन आधुनिक काल के बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एक मनोवैज्ञानिक जो हैं उनकी बात करें, कॉल्सनिक। कॉल्सनिक हैं तो कॉल्सनिक महोदय ने कहा कि ठीक है, अरस्तु को जो आप लोग मानते हैं मनोविज्ञान का या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, लेकिन मैं जो हूँ प्लेटो को मानता हूँ। प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक मानता हूँ। मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक मानता हूँ। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इसके पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया? इन्होंने कहा कि ठीक है, अरस्तु ने अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन आत्मा की जो बात है ना, आत्मा के बारे में जो चर्चा है, सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? प्लेटो ने प्रारंभ की थी। इसलिए मैं प्लेटो को ही मनोविज्ञान का जनक मानता हूँ। किसके अनुसार है? कॉल्सनिक के अनुसार।
आपको इसी रूप में इसको याद रखना है कि अगर प्रश्न बने कि कॉल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो कॉल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान के जनक प्लेटो हैं। और अगर ऐसा कॉल्सनिक के अनुसार ना लिखा हो, सीधा लिखा हो कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक फिर आप अरस्तु को लगाएंगे। इसी से होती है आपके मनोविज्ञान की उत्पत्ति। जो ये विचार थे आपने पढ़े हैं, इसी से क्या होगी, मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है यानी मनोविज्ञान प्रारंभ होता है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें तो 1590 ईस्वी में पहली बार 1590 ईस्वी में पहली बार एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। मनोवैज्ञानिक यानी आप कह सकते हैं दार्शनिक हुए हैं। दार्शनिक हुए हैं रोडोल्फ गोएकले। ये नाम आपने पहले भी सुन रखा हो। 1500 ईस्वी में ये कहाँ के थे, यूनान के थे। यूनान के थे। तो इन्होंने आत्मा के अध्ययन को लेकर साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, साइकोलॉजिया। किसको लेकर, आत्मा के अध्ययन को लेकर। आत्मा के अध्ययन को लेकर, आत्मा के अध्ययन को लेकर एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, जिसमें इन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसके लिए, आत्मा के अध्ययन के लिए। आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का, ये साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगस से बना है। जो ये शब्द हैं किसके हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अगर हम बात करें इन्हीं का क्या अर्थ है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। तो आपको चीज़ें समझ में। 1590 ईस्वी में एक दार्शनिक हुए हैं रोडोल्फ गोएकले। कहाँ के थे, यूनान के थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, किसको लेकर लिखी, आत्मा के अध्ययन को लेकर लिखी। जिन्होंने इसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, जो साइकी प्लस लोगस से बना है और जो ग्रीक के शब्द थे। यहाँ तक ये आपके हो जाता है। मनोविज्ञान के थोड़ा सामान्य परिचय की बात कर लेते। इसके बाद एक नया नाम आता है निकल कर, देकार्ते का। देकार्ते की बात करें तो इनका समय 1596 ईस्वी से 1650 ईस्वी। ये जो देकार्ते थे ये दो विषय के प्रकांड विद्वान थे। एक तो भौतिक शास्त्र के यानी भौतिक विज्ञान के, और दूसरे दर्शन शास्त्र के। दर्शन शास्त्र इन दोनों के ये विद्वान थे। अब इन दोनों के विद्वान थे तो इन्होंने सोचा ये जो भौतिक जो शास्त्र है वो अलग अध्ययन किया जाता है, दर्शन अलग अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान संकाय का विषय है, ये कला संकाय का विषय है। यानी ये विज्ञान की बात कर ले तो ये विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम विज्ञान संकाय का है, और ये बात कर रहे हैं कला संकाय की। ये कला संकाय का विषय है, विज्ञान संकाय का और कला संकाय का विषय। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए। इसलिए इन्होंने ये विचार दिया कि जो आत्मा का अध्ययन है वो विज्ञान के रूप में भी किया जाना चाहिए, विज्ञान के रूप में किया जाना चाहिए। तो इनकी काफ़ी आलोचना हुई। इनकी काफ़ी आलोचना हुई। जब आलोचना इनकी अत्यधिक हो गई, क्यों आलोचना क्यों हुई, क्योंकि विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर विश्वास करता है और जो दृश्य चीज़ें हैं उनकी बात करता है। दृश्य चीज़ें हैं उनकी बात करता है, यानी जिनका अस्तित्व है उनकी बात करता है।
जब इस अस्तित्व पर चर्चा होती है तो प्रश्न इनके सामने खड़े हो गए कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, स्वरूप कैसा है आत्मा का, दिखती कैसी है, दिखती कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो प्रश्न थे इनका कोई जवाब नहीं था, इनका जवाब ना मिला। अब इनका कोई जब जवाब नहीं मिला तो इनकी काफ़ी आलोचना हुई और इन सवालों के साथ साथ ये जो आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन जो है किया जाता था मनोविज्ञान में, वो है समाप्त हो जाता है। ये जो विचार है यहाँ विचार का अंत हो जाता है और इस विचार का जो अंत यहाँ हो जाता है और इसी से जो है अगला विचार जन्म लेता है, क्योंकि जब एक परंपरा समाप्त होती है तो दूसरी परंपरा का उदय होता है, तो अन्य विचार यहाँ से जन्म लेता है और जो अन्य विचार जन्म लेता है वो होता है आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान का यहाँ से उदय हो जाता है और इस मन या मस्तिष्क के विचार को जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे इसको। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी जानकारी आपको विधिवत बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप तक सही चीज़ और सही मार्गदर्शन आप तक पहुंच सके और सही तैयारी आप घर बैठे कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इस जो प्रकार के जो है नोट्स हैं वो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पेज जो है स्टडी विद अवनीश सिंह उसको लाइक ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF नोट्स मिल सकें। और उम्मीद करते हैं आप तैयारी में लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पे रहकर ही आप निःशुल्क तैयारी करते रहें और तैयारी में लगे रहें विधिवत। धन्यवाद।